प्लीज मेरे प्यारे साथियों, आप अगर यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट जैसे किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं कि सर उस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है और सर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हमने क्वालिफिकेशन कर रखी है और मुझे क्या करने की जरूरत है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर में एग्जाम होता है, क्या कट ऑफ मार्किंग होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, उसका एग्जामिनेशन कब होता है, किस लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन होता है, कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या हमको जॉब मिलती है और मिलती है तो किस फील्ड में मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, क्या गेस्ट लेक्चर की तरह भी काम कर सकते हैं, बिना पीएचडी के भी क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या नेट के स्कोर के साथ ही पीएचडी हम अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा। हाल ही में यानी अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही यूजीसी का एक नया रेगुलेशन, नई पॉलिसी आई कि यूजीसी नेट का एग्जाम देकर भी आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी वन नेशन वन टेस्ट इक्वल टू पीएचडी के बराबर है। इन सारी चर्चाओं के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज यूजीसी नेट जेआरएफ और अंत में बात करेंगे सेट एग्जामिनेशन के बारे में भी। व्हाट इज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। यानी कि टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्जामिनेशन बॉडी है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट यानी जो हमारी परीक्षा को ले रहा होता है वो एनटीए है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है। ये क्या करता है, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कराता है, जिससे ये डिटरमाइन करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, या आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी स्टाइपेंड मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 साल के लिए अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट करते हो। तो ये टेस्ट एक्चुअली क्या करवाता है, आपको दो तीन चीजों के लिए एप्लीकेबल करता है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल करता है, दूसरा जेआरएफ के साथ जब आप पीएचडी करते हैं तो जेआरएफ एक अमाउंट मिलता है। तो इन दो चीजों के लिए आपको क्या करता है, ये नेट सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्रिएट करता है, एक पात्रता परीक्षा है ताकि आप योग्य बन जाए, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है या गेस्ट लेक्चर्स के फॉर्म में आता है, एडॉक फैकल्टीज के फॉर्म में आता है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। कब होता है, कितने बार होता है, कैसे होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये व्हाट इज द यूजीसी नेट हो गया। अब यूजीसी नेट एग्जाम क्यों देना चाहिए भाई, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका सपना है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जर्नी तय करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एक भौकाल क्रिएट करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को बहुत ही शांतिपूर्वक एक बहुत ही अच्छे पे स्केल के साथ जीना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट जॉब फॉर यू, राइट। ये था। अब अगर हम बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उससे पहले सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। क्या था हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म से पहले हम जानेंगे इसका एग्जामिनेशन कब होता है, तभी आप जान पाएंगे कि इसका क्या होता है, एग्जाम कब होता है। बच्चों इसका एग्जामिनेशन एक साल में 2 बार होता है। क्या होता है, एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। एक जून में इसका एग्जाम होता है और एक दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है। जैसा अभी आप देखेंगे तो यूजीसी नेट जून का एग्जामिनेशन 2024 का 10 जून से लेकर 21 जून तक की एक ऑफिशियली डेट आपके कैलेंडर की आ चुकी थी, जो कि सितंबर 2023 में आई थी। तो आपका एग्जामिनेशन 10 जून से 21 जून को होगा। तो एक साल में 2 बार आपको ये एग्जामिनेशन देने को मिलता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो जून का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो अगले वीक तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसका ऑलरेडी ट्वीट आ चुका है ममिताला जगदीश यानी ऑफिशियली चेयरमैन का यूजीसी की तरफ से आया हुआ है कि आपको जो एनटीए का वर्किंग प्रोसीजर है, यानी यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, राइट हियर, एनटीए इज वर्किंग फॉर द launching the UGC NET application process for the next week,
जून 2024 का जो आपका ये प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? ऐसे दिसंबर का भी एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर के अंत तक, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। फिर हमारी बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन बच्चा इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है? वो सभी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम को, जिन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री कर ली है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है आर्ट और कॉमर्स से। आर्ट और कॉमर्स के बैकग्राउंड से अगर आपने आर्ट्स एंड कॉमर्स के बैकग्राउंड में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने आर्ट और कॉमर्स तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए सर हम अपीयर कर सकते हैं? 83 सब्जेक्ट आपके ऑफिशियल हमारे रजिस्टर्ड सब्जेक्ट है। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके अप्लाइड सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूजीसी नेट का एक ऑफिशियल गाइडलाइन है कि एक सब्जेक्ट जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी में अपने नेट एग्जाम के लिए अप्लाई करें। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको आगे प्रॉब्लम करता है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने बीकॉम किया हुआ है, राइट, बीकॉम किया, फिर एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि कॉमर्स से अपना करें, आपने अगर मैनेजमेंट से अप्लाई कर दिया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके लिए आपके पास एमबीए होना चाहिए, राइट। और एक साइकिल में आप एक ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ही सब्जेक्ट से अपीयर कर सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन है। अगर आप दो सब्जेक्ट में देंगे तो वो आपका वो कैंसिलेशन में चला जाएगा और वो एक्शंस भी आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। तो एक साइकिल में आप एक सब्जेक्ट के साथ यूजीसी नेट में अपीयर कर सकते हैं। ये भी ऑफिशियली आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है, ठीक है। हाँ सर, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क्स आपके चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपके 55% मार्क्स चाहिए और राउंड ऑफ यानी 55 पॉइंट ही होने चाहिए। 54.9 भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप अदर बैकवर्ड कार्ड ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन को 50% मार्क्स से कम क्वालिफाई कर लिया हो। अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंप्लीट अपनी मास्टर डिग्री कर चुके हैं या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कर चुके हैं, तो जब भी आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देंगे, उसके रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री आप कंप्लीट कर लेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। और जब मास्टर डिग्री 2 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे 55% और 50%। यानी जो एमए वगैरह कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वो अगर सेकेंड ईयर में है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, तो वो अपीयर कर सकते हैं एग्जाम, बिल्कुल वो एलिजिबल है अपीयर करने के। बस शर्त यही है कि जिस दिन एग्जामिनेशन आप यूजीसी नेट का देंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स प्रोग्राम हो जाना चाहिए विद दिस 55% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस एंड द 50% फॉर द ओबीएससी एंड द रेस्ट कैटेगरीज। ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे चलते हैं, राइट। ये बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम बात करें कि आपकी आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 55 साल के हैं, 57 साल के हैं, 60 ईयर्स के, तो भी आप एप्लीकेबल है। 40 साल के हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर कोई आपका भाई बंधु कोई भी रिश्तेदार में रह गया और उसका सपना अधूरा हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। क्लियर है? अगर हम जेआरएफ की एज की बात करें कि सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एज क्या होती है, तो जेआरएफ वही कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसके 30 साल की एज होनी चाहिए। 30 साल के अंदर वो आना चाहिए और एज का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो वुमेन एप्लीकेंट है, कोई स्टूडेंट फीमेल कैंडिडेट है, तो उसको 5 साल का एज का क्राइटेरिया मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। 35 साल की एज तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी जेआरएफ का ऑप्शन फिल कर सकते हैं। फॉर्म तो यूजीसी नेट का ही फिल करना पड़ेगा, वहां पर एक ऑप्शन होता है वो फिल करने की बात कर रहा हूं। अगर ओबीसी एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जो जनरल के, उनकी एज जो है 30 साल की है। अगर वो कैंडिडेट ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और अगर महिला है वो, तो उनको 5 साल की छूट मिलती है। अगर किसी ने रिसर्च कर रखा है ना, तो उसको छूट मिलती है। एलएलएम डिग्री वालों को भी 3 साल की छूट मिलती है। आर्म फोर्स कर रखा है तो भी उनको सर्विस में छूट मिल जाती है इस 5 साल का एग्जामिनेशन में। यानी जो मैक्सिमम छूट मिलेगी, अधिकतम छूट जो होगी वो 5 साल तक ही होगी,
चाहे आप आर्म फोर्सेस में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से। अगर कोई कहेगा मैं सर एससी कैटेगरी से भी हूँ, एलएलएम भी कर रखा, मैं आर्म फोर्स में हूँ, तो मेरे रिलैक्सेशन ज्यादा होना चाहिए, नहीं, मैक्सिमम 5 साल का ही रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बता दिए, 1 साल में 2 बार आते हैं, जून और दिसंबर में आते हैं। जून के एप्लीकेशन नेक्स्ट वीक में आएंगे, दिसंबर के एप्लीकेशन आपके सितंबर एंड तक आ जाते हैं, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। इसके लिए एक नॉमिनल से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपके हाई स्कूल मार्कशीट और सारे आपके बोर्ड सर्टिफिकेट्स लगते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सारे प्रोसीजर्स आपके लगते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो जरूर बता दूंगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना चाहिए। 2 पेपर होते हैं, इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, जिसमें आप यूजीसी नेट को अपीयर करना चाहते हैं या जिसमें आपने अपने मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, जो कि 83 सब्जेक्ट ऑफिशियली आपके किसमें, यूजीसी नेट में। वो पेपर 2 जो होगा वही सब्जेक्ट का पेपर होगा जो आपका मास्टर्स डिग्री में है। उसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यूजीसी नेट के द्वारा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से आपके 200 नंबर का पेपर 2 का होगा। क्लियर एवरीबॉडी। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है, वो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है जो 83 सब्जेक्ट में अपीयर करने वाले हैं, जो यूजीसी नेट एग्जाम देंगे उन सभी को पेपर 1 देना पड़ेगा। और पेपर 1 में जो 10 यूनिट आपसे पूछी जाती हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट पूछी जाती हैं, यहां पर भी 10 यूनिट आती है, यहां पर भी 10 यूनिट, यानी टोटल 20 यूनिट्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। यहां पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यहां पर भी 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से पेपर आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 का हो गया। अगर हम टोटल पेपर की बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल 150 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स के बराबर होते हैं। तो आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें 300 नंबर आपको लाने होंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें से जो मैक्सिमम स्कोर करेंगे, जो जेआरएफ का कट ऑफ बनेगा और यूजीसी नेट का कट ऑफ बनेगा, जो 2 कट ऑफ बनते हैं, एक नेट का कट ऑफ बनता है, वो कट ऑफ पे बात करेंगे आगे, ठीक है। तो 300 मार्क्स का पेपर हो गया, यानी एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 2 नंबर का होता है। तो क्या सर जी पेपर एक साथ होते हैं या अलग अलग पेपर होते हैं? नहीं सर, नहीं बच्चों, पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का हमारा एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, 180 मिनट। और ये पेपर जब स्टार्ट होता है 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह 9 से 12 होता है, दूसरा शाम की शिफ्ट होती है 3 से 6। 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है और किसी किसी सब्जेक्ट का भी पेपर 2-2 शिफ्टों में होता है। वैसे मैक्सिमम तो एक शिफ्ट में रखा जाता है, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आ रही होती है, किसी की शिफ्ट ईजी पड़ जाती है और टफ। लेकिन जिस सब्जेक्ट में, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनकी जिनके एप्लीकेंट्स ज्यादा है ना, तो उनके 2-2 शिफ्ट में करा दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि सेंटर्स बढ़ा दिए जाएं। जैसे दिसंबर 2023 की अगर आप बात करें तो 292 सिटीज में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, 9.5 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, 9,45,000 में, जिसमें 6,95,000 अराउंड 7 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था। तो अब उतने सेंटर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही दिन में सारे पेपर्स कराने हर सब्जेक्ट का, राइट। तो 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 2 शिफ्ट में होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन अगर इसी के साथ सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन है आप पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, और दोनों एग्जामिनेशन पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है, कोई भी गैप नहीं होता। एक बार पेपर 9 बजे आपका मॉर्निंग में शुरू होगा तो 12 बजे में आपको 3 घंटे के अंदर दोनों पेपर करने हैं। यहाँ पे शाम वाली शिफ्ट में 3 बजे शुरू होगा तो शाम को 6 बजे वो पेपर एंड हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आप कोई भी पेपर पहले और बाद में कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप आगे पहुंच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पेपर 1 पहले करना है। इट्स ऑल योर चॉइस स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है ऑफिशियली डिफाइंड सिलेबस है हमारा, कि हमें ये चीजें पढ़नी है। लेकिन क्या होता है, यूजीसी के पिछले 1-2 साल के अगर आप पैटर्न को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो लगातार पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं। अभी हाल ही में मतलब कि 2 से 3 महीने पहले नए सिलेबस का अपडेट आया था, जो कि दिसंबर में चेंज होने की संभावना है उसकी सबसे ज्यादा रहेंगी, राइट। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस तो सबके लिए कॉमन होगा और पेपर 2 का सिलेबस वही होगा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था जिसके लिए आप नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में जो आपने स्टडी करी है, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप साइट पर जा सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं यूजीसी नेट सिलेबस। क्या टाइप करेंगे, यूजीसी नेट सिलेबस टाइप करेंगे और आपको ऑफिशियली यहाँ पर पहली जो साइट का पहला लिंक आएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये आपका ऑफिशियल सिलेबस आ गया। जो सबसे पहला लिंक है वो आपके पेपर 1 का सिलेबस है। इंग्लिश का डाउनलोड सेक्शन ये है और हिंदी का डाउनलोड सेक्शन ये है। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस नजर आएगा, राइट। ये आपका ऑफिशियली पेपर 1 का सिलेबस है, जहां पर आपकी 10 यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा सिलेबस है। अगर आपका पेपर 2 का कोई भी पेपर 2 है आपका, मान लीजिए साइकोलॉजी है, फिलोसफी, हिस्ट्री और ये है, तो आप यहां पर क्लिक करके पेपर 2 के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए सिलेबस है, ठीक है। आपका दर्शन शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र का सिलेबस। तो ये तरीका हो गया आपके सिलेबस का, जो कि ऑफिशियली मेंशन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नए नए टॉपिक भी सिलेबस में ऐड ऑन हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारी क्लासेस में जुड़े रहें, तो आपको नए यूनिट्स और नए टॉपिक्स जो ऐड ऑन हो रहे हैं उसको भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन कब होता है, मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया कि एक एग्जाम जून में होता है और दूसरा एग्जाम दिसंबर में होता है। यानी एक मौका होता है आपको एक साल में 2 बार अपीयर करने का। एक साल में 2 बार अपीयर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपने एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, नेट ही क्वालिफाई हुआ और पीएचडी सॉरी जेआरएफ नहीं हो पाए, तो दूसरा मौका होता है उसी साल में अपना जेआरएफ का भी आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून और दिसंबर में होता है। जून की ऑलरेडी डेट डिसाइड है, 10 जून से लेकर 21 जून के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2023 का एग्जाम 6 दिसंबर से शुरू हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार दिसंबर का एग्जाम भी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आंसर की कट ऑफ और ई सर्टिफिकेट की बात करें, तो जब आपका एग्जामिनेशन होता है उसके 15 दिन के बाद आपकी क्या होती है, 10 से 15 दिन के बाद आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है, जिसमें क्या करते हैं आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहे हैं एनटीए के द्वारा रिलीज किए गए आंसर की में। अगर वो मैच नहीं कर रहे तो आप पर क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 200 रुपए कटता है आपका। एक क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 200 रुपए आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। 10 क्वेश्चन होंगे तो 2000 रुपए आपको इंडिविजुअल पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका जो चैलेंज किया गया क्वेश्चन उसमें आपको प्रूफ भी सबमिट करेंगे कि ये इसका आंसर ये होगा, ये यहाँ पर मेंशन है। अगर आपका सही होगा तो आपको क्या होगा, उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके वो मार्क्स ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। लेकिन पैसा रिफंड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 दिन बाद ये आ गया आपका, और उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट यूजीसी नेट की साइट पर आता है, और फिर उसके 10 दिन बाद यानी कि अप्रॉक्स 1 मंथ बाद टोटल आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिलता है और जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलता है। वो मैं आगे दिखाऊंगा। जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। आप उस सर्टिफिकेट को यूज करके कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, ठीक है। जेआरएफ का जो अवार्ड होता है उसकी लिमिट एक फिक्स लिमिट होती है, 3 साल 4 साल लिमिट होती है। ये अपडेट होती रहती है, अभी 3 साल चल रही है, राइट। और अगर आप देखेंगे तो वो आपके लेटर में ऑलरेडी लिख कर आएगा कि 3 साल का है या 4 साल का है, ठीक है। ये बात, अब हमारी बात आती है कट ऑफ की, वो मैं आगे बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात, अभी मैं आपको ई सर्टिफिकेट दिखाऊंगा आखिरकार वो दिखता कैसे है। ये जो कट ऑफ है ये आपके सामने दिसंबर 2023 के कट ऑफ मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर दिसंबर 2023 के कट ऑफ आप देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का अगर आपका पेपर 2 है तो उसका 180 नंबर कट ऑफ गया था, जेआरएफ का कट ऑफ यूआर कैटेगरी का, यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का। अगर आप जनरल कैटेगरी पे नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप अपने नंबर को 10-10 नंबर कम करते चले जाइएगा, ठीक है। ओबीसी में तो 170, एससी में तो 160 नंबर, एसटी में तो 150 नंबर, ये कट ऑफ करेगा। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 216 नंबर गया हुआ है, यानी 108 क्वेश्चंस ठीक किए गए यहाँ पर। हिस्ट्री का कट ऑफ 204 रहा है। कॉमर्स का कट ऑफ 184, एजुकेशन सब्जेक्ट 208 कट ऑफ है। होम साइंस का 204 है, मैनेजमेंट का 194 है, हिंदी का कट ऑफ 184 है, इंग्लिश का कट ऑफ 208 गया था, ज्योग्राफी का 188 और कंप्यूटर साइंस का 184 मार्क्स का कट ऑफ गया आपका।
फिलोसफी का देखें 224 नंबर, 112 क्वेश्चंस करेक्ट किए गए। साइकोलॉजी का 216, सोशियोलॉजी का 210, एंथ्रोपोलॉजी 200 और सोशल वर्क का 202। डिफेंस एंड स्ट्रेटजी 222 नंबर कट ऑफ, चैलेंजिंग है भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 210, पॉपुलेशन स्टडी 208, म्यूजिक का 234, संस्कृत का 196 और आपके फिजिकल एजुकेशन का जो कट ऑफ गया 184 गया। लेबर वेलफेयर का 216 कट ऑफ है, लॉ सब्जेक्ट का 200 कट ऑफ है, लाइब्रेरी एंड साइंस का 188, इन्वायरमेंटल साइंस का 174 कट ऑफ गया। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इसके अंदर मेंशन नहीं तो आप ऑफिशियली कट ऑफ भी देख सकते हैं, ugc.nta.nic.in की साइट पर विजिट करके कट ऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या ugc.nta.ac.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर दिसंबर 2023 और जून 2023 का भी कट ऑफ आपको मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट को वहां पर भी चेक कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स पे क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कमेंट बॉक्स पे भी रिप्लाई कर दूंगा। तो ये कट ऑफ, इस कट ऑफ को देखकर आपको क्या महसूस होता है? सर जो भी कट ऑफ है वो 200 से लेकर 220 नंबर के आसपास मैक्सिमम सब्जेक्ट का आ रहा है। यानी सर 100 क्वेश्चन से लेकर 110 क्वेश्चन हमको सही करने पड़ेंगे। अब 100 से 110 सही करने के लिए पेपर 2 में अगर 70 क्वेश्चन सही करेंगे तो पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। थोड़ा कंपटीशन टफ है, क्योंकि जितने एस्पिरेंट बैठते हैं उसमें से टॉप 1% एस्पिरेंट जो है केवल जेआरएफ के लिए जाते हैं, और 6 to 7% कैंडिडेट्स जो होते हैं, टॉप 6 to 7 कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं, उनमें से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ मिलती है। आगे बातचीत करेंगे, अभी सारी बातें बाकी है। व्हाट अबाउट आफ्टर नेट एंड जेआरएफ? उससे पहले चलने से पहले मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि सर क्या चीजें होती हैं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। एक हाल ही में कल एक इंफॉर्मेशन आई है, वो मैं आपको पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं आपके बारे में। वो आपको कि ये जो यूजीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, पब्लिक नोटिस कल ही रिलीज हुआ है, इसकी डेट 27 मार्च है, ये मेंशन है आपकी। इस नोटिस में ये मेंशन किया गया कि अब आपको पीएचडी करने के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा किसी भी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में। यानी जब आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो 1 साल में 2 बार आप दे रहे हैं, उसी स्कोर के साथ आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। कैसे, उस पर चर्चा हम कर लेते हैं। ये यूजीसी नेट का आपका हो गया, इसमें 3 कैटेगरी में दिया गया, उन 3 कैटेगरी को मैं डायरेक्टली यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। सीधे इस पेज को आप ध्यान से देखिए, ये रहा। कैटेगरी नंबर 1 कहता है कि आपका जो पहला कट ऑफ आएगा, जो हाई कट ऑफ होगा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का, उस कट ऑफ में आपको क्या क्वालिफिकेशन मिलेगा? आपका जो पहला कट ऑफ होगा, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, उसमें आपको जेआरएफ भी मिलेगा, नेट भी मिल जाएगा उसी में, और प्लस उसी में आपको पीएचडी भी मिलेगी। यानी कि जो पहला कट ऑफ बनता है, जो हाई कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ में आप जेआरएफ के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, और डायरेक्टली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं पीएचडी के लिए। दूसरा कैटेगरी क्या होगा? जो दूसरा कट ऑफ होगा, जेआरएफ के कट ऑफ से लगभग 10% कट ऑफ वो कम होता है, उसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, है ना। और दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भी डायरेक्ट एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, बट जेआरएफ नहीं होगा, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द जेआरएफ। थर्ड कैटेगरी जो बनेगी, जहां पर आपका ना तो जेआरएफ होगा, ना तो नेट होगा, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपका कट ऑफ इतना रखा जाएगा, तीसरा रिजल्ट आपका बनेगा। यानी अभी तक 2 कट ऑफ बनते थे, एक जेआरएफ का, एक नेट विद जेआरएफ का, एक सिर्फ और सिर्फ नेट का। अब तीसरा बनेगा जेआरएफ प्लस नेट, और तीसरा ओनली पीएचडी का, जहां पर आप सिर्फ पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट आपका ये हो चुका है, आप सीधे यूनिवर्सिटी में जाके एक रिसर्च पेपर सबमिट करके आप इंटरव्यू देकर अपने पीएचडी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो एप्लीकेबल होंगी वो जून 2024 से अप्लाई होंगी। यानी अब जो बच्चा एग्जामिनेशन देगा उसको क्या ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। जिन्होंने अभी तक जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा, नेट क्वालिफाई कर रखा, उनके लिए जो पीएचडी प्रोग्राम है वो एग्जेम्प्टेड होता है, ये एंट्रेंस टेस्ट उनको केवल और केवल एंट्रेंस देना पड़ता था। लेकिन अब जो नेट और जेआरएफ नहीं होते थे, उनका एक इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन अब यूजीसी नेट के स्कोर के बिहाफ पे आपको कोई इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सीधे सीधे इंटरव्यू के थ्रू आप पहुंच जाएंगे, राइट। और ये इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी होगा, कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे ऊपर मेंशन होगा, ये देखते हैं, ये लिखा,
फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो आपको ये चीज एक पता चल गई कि कैसे क्या कर सकते हैं। अब अबाउट आफ्टर नेट और जेआरएफ, अगर आपने नेट और जेआरएफ निकाल लिया है तो आपको क्या फायदा है। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपका नेट हो जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपका नेट सर्टिफिकेट होता है, एक तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स आते हैं, उनकी साइट पर आते हैं, और हम भी अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपको डायरेक्टली आप अपने नेट सर्टिफिकेट थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आप उसके बाद आप क्या एक इंटरव्यू देंगे, वो क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो किस बिहाफ पर होगा, उसको समझने का प्रयास करिए। वो इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो एपीआई के आधार पर होती है। एपीआई क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर होता है। इस एपीआई में क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो पहले आपका सर्टिफिकेट हो गया, रिजल्ट हो गया। आपने अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे इन फ्यूचर, जब आप क्वालिफाइड करें जून के लिए, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा होता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए होता है वहां पर ये लिखा रहता है। लेकिन इस बार का रिजल्ट कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि 3 कैटेगरी में ये ई सर्टिफिकेट होता है यूजीसी नेट का, ये जेआरएफ लेटर होता है, जेआरएफ अवार्ड लेटर होता है जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ये है एपीआई का प्रोसेस जो हम आपको बता रहे थे कि अगर आपने ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग होता है। कहीं पे कोई 21 नंबर स्कोर कर रहा होता है, कोई 25 कर रहा होता है। तो वो आपको जब यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें प्रॉपर मेंशन होगा कि ये रहेगा, या दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेबल हो, वो प्रॉपर मेंशन किया जाएगा। ये मैंने उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का पिकअप किया, क्योंकि वहां पे 380 पोस्ट पर अभी नोटिफिकेशन आया था। 80% एंड अबव, अगर आपके 80% से ज्यादा नंबर है कब, ग्रेजुएशन में, तो आपको 21 नंबर का स्कोर मिलेगा। एक 21 स्कोर होगा, ये काउंट करना है आपको। अगर 60% से 80% के बीच में, तो आपको 19 स्कोर करना है आपको, है ना। 55% और 60 के बीच में तो 16, 45 से 55 के बीच में तो 10। ये स्कोर होगा। जैसे आप कोई मैच नहीं खेलते हैं, अगर आपने 6 मार दिया तो आपका इतना स्कोर होगा, आपने 4 मारा तो आपका इतना स्कोर होगा, सिंगल लिया तो इतना स्कोर होगा, डबल लिया तो इतना स्कोर होगा, आउट हो गया तो ये, वो सारे स्कोर को मिलाकर आप मैच जिसके ज्यादा हो तो वो जीत जाता है। वो ऐसे ही स्कोर यहाँ पर बन रहा है, जो कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80% से ज्यादा है तो 25 का स्कोर, 60 से 80 है तो 23 का स्कोर, 55% ज्यादा है तो ये स्कोर, 20 का स्कोर, ऐसे स्कोर बना दिए गए। ठीक, तीसरा अगर आपने एमफिल कर दिया गया, अब तो वो चीज नहीं है, लेकिन पहले है तो आपको उसका रिलैक्सेशन मिल जाता है। पीएचडी अगर आपने एनरोलमेंट कर रखा है, 25 नंबर मिलते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं और जो पीएचडी में एनरोल नहीं होते हैं। आप बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन ये 25 नंबर का जो कैलकुलेशन में जाएगा ये स्कोर आपका कम कर देगा। लेकिन आप चाहो बिना पीएचडी के भी इस स्कोर को गेन कर सकते हो। कैसे, अगर आपका नेट विद जेआरएफ है तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। वहां पर आप रिसर्च पेपर सबमिट करके, यहाँ पर रिसर्च पेपर का आपको 10 नंबर मिलता है, ठीक है। और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 10 + 10 20 हो जाता है, जो कि पीएचडी के लगभग बराबर होने लग जाता है, राइट। तो ये यहाँ से भी आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करके। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को, अगर आपका 1 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है या 2 मार्क्स मिलता है, 1 पर ईयर ईच, है ना। तो जैसे जैसे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा होगा वो मैक्सिमम 10 नंबर तक आपको मिलेंगे। तो वो आपके एपीआई स्कोर को एनहेंस करने का काम करता है। जितना ज्यादा एपीआई स्कोर होगा उतने ज्यादा इंटरव्यू के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ओके, कोई आपको अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल का अवार्ड है, कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड है आपके पास, सरकारी अवार्ड है, स्टेट लेवल अवार्ड है, तो सबके नंबर दे रखे, 3 नंबर, स्टेट का है तो 2 नंबर। ये सारे मार्क्स आपके एड ऑन करे जाते हैं। तो जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा बनता है, आउट ऑफ 100, टोटल 100 का स्कोर होता है, 100 में जिसका स्कोर ज्यादा होता है वो एलिजिबल हो जाता है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी जर्नी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्ट हो जाती है। तो ये तरीका है किसी को कैलकुलेट करने का। अब किसी ने एमफिल भी किया, पीएचडी, तो मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। जेआरएफ भी कर लिया, नेट भी कर लिया, यानी नेट विद जेआरएफ भी आपका, और आपने किसी स्टेट का सेट भी क्वालिफाई कर लिया तो उसको मैक्सिमम 10 मिलेंगे। अगर सेट नहीं है तो भी नेट विद जेआरएफ 10 मिलेंगे, और सिर्फ नेट है तो उसका स्कोर पीछे लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी दिखाया था। कोई अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मिलेंगे, मतलब कि किसी को स्टेट का भी अवार्ड मिल गया,
किसी को इंटरनेशनल भी मिल गया। अब ऐसे तो टोटल 2 और 3 5 नंबर होने चाहिए, लेकिन आपका कोई भी एक ही लिया जाएगा, यानी मैक्सिमम 3 नंबर ही आप यहाँ पे ऐड ऑन करा सकते हैं अपने। तो ऐसे ही स्कोर आपका टोटल 100 बनेगा। 100 में जिसका ज्यादा स्कोर होगा उसके लिए इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, राइट। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, विदाउट पीएचडी कैसे बन सकते हैं, मैंने बताया ना, आप रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हैं, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को आप कहीं भी पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बातें होगी, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया कैसे करने हैं? तो बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी आप रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ाइए अपना, है ना, पढ़ाना स्टार्ट करिए एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ हेड ऑफ फैकल्टी, तो वो आपका फायदा मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब हम देख लेते हैं कौन से पॉइंट हमारे बाकी रह गए जो हमने कवर करने में प्रॉब्लम ना करी हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, हमने बात कर लिया। क्वालिफिकेशन क्या होती है, बात कर लिया। सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम कब होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप। रिसर्च पेपर और टीचिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाकर, अपने एपीआई स्कोर को बढ़ाकर भी आप बन सकते हैं। नेट सर्टिफिकेट के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। नेट सर्टिफिकेट बहुत जगह बहुत काम आता है, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि 1 एग्जामिनेशन बराबर एक एग्जाम, यानी नेट का एग्जाम बराबर आप डायरेक्ट पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसका प्रोविजन आज ही कल ही आया, मैंने उसका भी आपको अपडेट कर दिया। अब आपको बताना ये इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी, और इसका कमेंट बॉक्स का सही इस्तेमाल करना है। कोई और वीडियो चाहते हो उसकी आपको क्वेरी डालनी है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स का सही इस्तेमाल करना है, हमारा फीडबैक देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे शानदार वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आप फ्यूचर प्रोफेसर हैं। जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, अपना सिलेक्शन भी अचीव करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।